हेलो। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे। इसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए बच्चों, जो ठोस अवस्था होता है यह एक पदार्थ की जो होती है, यह पदार्थ की एक भौतिक जो है अवस्था होती है। भौतिक अवस्था होती है। यह पदार्थ की एक भौतिक अवस्था होती है। फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट होती है, यह पदार्थ की एक भौतिक अवस्था होती है, तो कन्फर्म हो गया। सेकंड जो होता है, इनके अणु बहुत पास होते हैं। ठीक, इनके अणु बहुत पास होते हैं। थर्ड पॉइंट, इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल अधिक पाया जाता है। अर्थात हम लोग ठोस का जो डिफिनेशन दे सकते हैं वह दे सकते हैं, कोई वास्तविक ठोस वह पदार्थ है जो दृढ़ हो और जिसका आकार व आयतन निश्चित हो तथा जिसमें अवयवी कण दीर्घ परास में नियमित पैटर्न में व्यवस्थित हो। मतलब कि कोई वास्तविक ठोस वह पदार्थ है जो दृढ़ हो, जिसका आकार व आयतन निश्चित हो तथा जिसमें अवयवी कण दीर्घ परास में नियमित पैटर्न में व्यवस्थित हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। इससे आपको इनकी डिफिनेशन भी क्लियर हो गई, इनका जो है परिभाषा भी क्लियर हो गया। हम लोग अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड मतलब ठोस के प्रकार। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जैसा कि हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि ठोस हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है आपका क्रिस्टलाइन। इसको हिंदी में भी हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय कहते हैं। और दूसरा जो होती है आपका होता है एमारफस। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अक्रिस्टलीय। तो बच्चों, इसमें दो अंतर आते हैं। ठीक है, इसका दो
अंतर आपको आता है। तो पहले हम लोग लिखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, दोनों का कंपेरिजन पढ़ लेते हैं। एक तरफ डाल देते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन, ये हो गया, और दूसरी तरफ हम डाल देते हैं एमार्फस, मतलब अक्रिस्टलीय। देखिए पहले इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है, या सीधे हम लोग कह सकते हैं आकृति, इनकी जो आकृति होती है वो निश्चित ज्यामिति में होती है। किस में होती है? निश्चित ज्यामितीय में होती है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसका आकृति निश्चित ज्यामिति होती है, ज्योमेट्रिकल होती है? क्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलाइन मतलब अक्रिस्टलीय, और कुछ दो ऑप्शन दे देगा आपका। तो इनका आकृति जो होता है वो निश्चित ज्यामिति होती है, और इनका जो होती है अनियमित आकृति की होती है। जो अक्रिस्टलीय होता है वो अनियमित आकृति की होती है, मतलब इनका कोई आकृति नहीं होता है। ये फर्स्ट पॉइंट आपका इनका कंपैरिजन। सेकंड नंबर है, इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं। इनके गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जबकि इनके गलनांक जो होते हैं निश्चित नहीं होते। एक परास में ये नर्म हो जाते हैं, ताप के एक परास में नरम हो जाता है। जैसे प्लास्टिक का नाम सुनो, प्लास्टिक का कोई फिक्स जो होती है आपका टेम्परेचर नहीं होता गलने का। सेकेंड मतलब नेक्स्ट पॉइंट होता है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ठीक, जबकि इन्हें तेज धार वाले चाकू से काट सकते हैं, लेकिन इनका जो सतह होता हो वो अनियमित होती है, जबकि इनका चिकना वो सपाट होता है। तो कोई मतलब है नहीं। अब नेक्स्ट ये विषमदैशिक होती है, यह विषमदैशिक होती है, जबकि ये आपका जो होती है समदैशिक होती है, समदैशिक होती है। अब समदैशिक और विषमदैशिक का मतलब क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ गुण जैसे विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार आदि सभी दिशाओं में अगर समान होते हैं तो इस गुण को समदैशिक कहते हैं। तो हम लोग इसमें समदैशिक पढ़ लेते हैं। समदैशिक क्या होते हैं? समदैशिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी कहते हैं, ठीक। अब देखिए अगर ठोस के जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण जैसे आपका विद्युत चालकता होती है, विद्युत चालकता, ठीक, विद्युत चालकता है। अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक, अपवर्तनांक। ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार सभी दिशाओं में समान हो, सभी दिशा में समान। देखो क्वेश्चन आता है ना कि आपका निम्नलिखित में से आइसोट्रॉपिक होता है, तो समदैशिक क्लियर हो गया कि वे ठोस के गुण जो सभी दिशाओं में समान होते हैं उन्हें समदैशिक गुण कहते हैं। एक विषमदैशिक होती है, क्या होता है? विषमदैशिक मतलब एनिसोट्रॉफी,
एनिसोट्रॉपी होता है। एनिसोट्रॉपी क्या होता है? देखो, एनिसोट्रॉपी में क्या होते हैं, क्रिस्टल के वे गुण जो सभी दिशाओं में समान नहीं होते हैं, इनके गुण सभी दिशा में, ठीक है, सभी दिशा में गुण समान नहीं होता है। तो इनमें आपका जो होती है, ये दोनों क्लियर हो गया कि एनिसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक्स क्या होता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, क्रिस्टलाइन में लिखते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं। और जबकि ये आपका जो होती है सुपर कूल्ड, मतलब अति शीतित इसको बोलते हैं, अतिशीतित द्रव होते हैं। अतिशीतित द्रव का मतलब होता है, अतिशीतित द्रव का मतलब होता है इनमें बहने का गुण होता है, मतलब एक निश्चित, मतलब एक ताप पर जो होती है, एक ताप पर बहने का गुण होता है, इसलिए जो होती है ये आपका जो होती है अतिशीतित द्रव होता है, या इसे हम लोग छद्म ठोस भी कहते हैं, इसी को हम लोग छद्म ठोस भी कहते हैं। तो ये लगभग आपको जो होती है दोनों समझ में आई गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। देखिए बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग सीधे सीधे याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। IMCM, ठीक है, IMCM। देखिए IMCM का मतलब क्या होता है। I का मतलब हम लोग लिख सकते हैं आयोनिक बॉन्ड, I का मतलब आयोनिक जो होती है सॉलिड लिख सकते हैं, सॉरी, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं आयनिक ठोस कह सकते हैं। क्लियर हो गया। IMCM, आई एम चीफ मिनिस्टर। मी का मतलब होता है, देखा, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, बात समझ में आ रही होगी। इसे हम लोग बोलते हैं धात्विक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। अब आपका C का मतलब होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सह संयोजक ठोस कहते हैं, सहसंयोजक ठोस। एक आपका जो होती है, देखिए थर्ड पॉइंट है, इसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ठीक, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं आणविक ठोस कहते हैं। तो इजी है कि नहीं? IMCM। इस कोवैलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, इसको हिंदी में वही सेम कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारी
क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हम 1 बाय 1 करके जो है इसका स्टडी करते हैं। तो स्टडी करते हैं हम लोग पहले आयनिक सॉलिड को ही पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं? आयनिक सॉलिड। देखिए आयोनिक सॉलिड, देखिए नाम से पता हो जा रहा है कि इसमें आपको आयनिक सॉलिड पढ़ा है, आयनिक ठोस। देखिए नाम से पता हो जा रहा है कि इसमें आयनिक है तो आयन के रूप में मिलेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग सीधे कह सकते हैं इसमें धन आयन और ऋण आयन एक प्रबल जो होती है वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। इनमें धन आयन, क्या? धन आयन व ऋण आयन। ठीक, ऋण आयन एक प्रबल वैद्युत आकर्षण जो होती है बल द्वारा जुड़ा होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड नंबर देखिए आयनिक सॉलिड के हम कैरेक्टर्स बता रहे हैं। ठीक, वैद्युत आकर्षण बल जुड़ा होता है, इसमें धन आयन व ऋण आयन एक प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। इनके जो गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक ऊंचे होते हैं, ये हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ लिए होंगे। ठीक है, कि जिसमें वैद्युत आकर्षण बल पाई जाती है उनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ऊंचे होते हैं। इनमें इनकी ठोस अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। इनमें जो है विद्युत का, ठीक है, इनमें विद्युत, ठीक है, विद्युत मतलब ठोस अवस्था में हो, ये भी ध्यान देना, ठोस अवस्था। इनमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है। विद्युत प्रवाह कब होगा? जब वो गलित अवस्था या जलीय विलयन में हो। केवल गलित अवस्था या जलीय विलयन, यही दोनों में रहेगा तो ये आपका जो होती है विद्युत का प्रवाह होगा, अन्यथा विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। और इस अवस्था में जो होती है, इस अवस्था में ये विद्युत के जो हैं, विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी जो होती क्लियर हो गई। और एक चीज़ और भी है, ये ठोस जो होते हैं कठोर, भंगुर और विद्युत उदासीन भी होते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है। ये ठोस जो हैं कठोर, ठीक, कठोर मतलब जानते ही होगे, भंगुर मतलब टूट जाना तुरंत, भंगुर तथा विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इनकी एग्जाम्पल क्या है, इनका उदाहरण क्या है। तो इनका उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं, देखो उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं। NaCl लिख सकते हैं, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। KBr लिख सकते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। NaOH लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम फ्लोराइड लिख सकते हैं, CF2। ठीक, MgO लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
CaCl2 लिख सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ये सब के सब जो होते हैं हमारे आयनिक ठोस होते हैं। ठीक, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट्स पढ़ते हैं। कौन सा? एक आपका आता है मेटेलिक, मतलब धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में आपको सबके सब धातु आते हैं। क्या आते हैं? धातु आते हैं। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, देखिए मेटेलिक सॉलिड में आपका जो है आता है, इसे हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस कहते हैं। देखिए धात्विक ठोस में क्या क्या आता है? धात्विक ठोस वह बल जो किसी धातु आयन को अनेक इलेक्ट्रॉनों से बांधे रखता है। ठीक, इनमें धातु आयनों को ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इनमें धातु आयनों को इलेक्ट्रॉन से बांधा जाता, या सीधे हम लोग कह सकते हैं कि इनमें धातु आयन इलेक्ट्रॉनों से बंधे होते हैं। ठीक, इनमें धात्विक चमक होती है। इनमें धात्विक चमक होती है। सोना चांदी होता है ना, बस सेम उसी तरह धात्विक चमक होती है। ये तापी चालकता होते हैं, मतलब इसको अगर हीट करोगे तो ये हीट हो जाते हैं अच्छे से। ये तापी जो है, तापीय चालकता, ठीक है, तापीय चालकता प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद ये विद्युत चालकता भी होते हैं। ये विद्युत चालकता को भी प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोग एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि आपका जो है ये विद्युत चालक होते हैं, चालक होते हैं। उदाहरण की अगर बात किया जाए तो इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? इसका उदाहरण जो होता है हम लोग लिख सकते हैं Fe, मतलब आयरन, कॉपर, ठीक, Ag, Mg, ठीक, ये हम लोग लिख सकते हैं। एक अगर पॉइंट लिखना चाहते तो लिख सकते हैं इनके गलनांक जो होते हैं ऊंचे होते हैं, ठीक है, बहुत अधिक होते हैं। तो इसी के साथ आपका ये ख़त्म हुआ क्या? ठोस, ठीक, मेटेलिक सॉलिड। इसके पहले वाले में क्या था? IM हो गया, C कोवैलेंट सॉलिड ना। कोवैलेंट सॉलिड में क्या क्या आता है? देखिए ये आपका होता है कोवैलेंट सॉलिड। इसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में सह संयोजक, क्या बोलेंगे? ठोस कहते हैं। देखिए नाम से पता हो जा रहा है कोवैलेंट। कोवैलेंट का मतलब होता है कि जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से जो बंध होते हैं। तो ठीक है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं सहसंयोजक ठोस उदासीन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पहला नंबर, यह उदासीन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, किसे बना होता है? उदासीन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, इनमें इनके परमाणु के बीच सहसंयोजक जो है, सहसंयोजक बंध पाए
जाते हैं। सहसंयोजक बंधक मतलब एकल बंध, द्विक बंध, त्रिक बंध ये सब होते हैं। ठीक, इन्हें विशाल अणु भी कहते हैं। एक चीज़ और भी है, इन्हें हम लोग विशाल अणु भी कहते हैं, अणु भी कहते हैं। देखो विशाल अणु का मतलब होता है इनमें कई परमाणुओं का एक झुंड होता है। ठीक, इसलिए कहते हैं। ये द्विमीय या त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। ये द्विविमीय या त्रिविमीय मतलब 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। द्विविमीय या त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, संरचना बनाते हैं। ठीक, अब इनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होने के कारण जो होते हैं, इनके गलनांक जो होते हैं उच्च होते हैं। सहसंयोजक, कौन सा? सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध के कारण इनके जो गलनांक होते हैं, गलनांक क्या होते हैं? ऊंचे होते। ये बात आप क्लियर होगी। इनके जो एग्जाम्पल हैं हम लोग लिख सकते हैं, इनके उदाहरण जो हैं, उदाहरण देखिए, जो उदाहरण लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? हीरा का नाम सुने होंगे। ठीक, डायमंड जिसको कहते हैं हीरा हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट का नाम सुने होंगे, जो पेंसिल की नीड में लगती है, ग्रेफाइट। ठीक, सिलिकॉन कार्बाइड, ये जहाज वगैरह की जो होती है, ठीक है, बॉडी बनाने में यूज़ किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं SiC। ठीक, इसको लिख देते हैं बल्कि सिलिकॉन कार्बाइड, इसका नाम लिख दिए कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। उसके एक आपका आता है बोरोजोन। देखिए इसका फार्मूला आता है बोराजोन आता है, इसको हम लोग Bn लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोरॉन नाइट्राइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो डायमंड होता है और आपका जो होती है जो ग्रेफाइट होती है, ठीक, वो हम लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि जो ग्रेफाइट होता है वो नर्म होता है, मुलायम होता है, और विद्युत का सुचालक भी होता है। ठीक, और इनमें जो कार्बन होती है, कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक, और जो ग्रेफाइट होती है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा होता है? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब द्विविमीय। तो इन दोनों के बीच में हम लोग एक डिफरेंस लिख लेते हैं। एक तरफ ग्रेफाइट लिख लेते हैं और एक तरफ हम लोग हीरा लिख लेते हैं। देखिए हीरा सबसे कठोरतम ठोस होता है। देखिए पहले ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। ये नरम होते हैं। क्या होते हैं? नरम होते हैं। दूसरा, विद्युत का सुचालक होते हैं। विद्युत का सुचालक, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिख देते हैं कि लिखने में आराम रहेगा। सुचालक होता है। इसमें जो कार्बन परमाणु होता है, इसमें कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। क्या होता है? संकरण होता है। अभी संकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी बात कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है द्विविमीय होती है। द्विविमीय होती है मतलब 2 डायमेंशन होती है। कैसा होता है? 2 डायमेंशन। ठीक, तो ये तो मान लो हो गई आपकी ग्रेफाइट। जबकि हीरा देखो ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। ठीक, ये विद्युत का जो होता है ये कुचालक होता है। विद्युत का
विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा नंबर, थर्ड पॉइंट, इसमें कार्बन परमाणु पर जो होती है, कार्बन परमाणु, इसमें कार्बन परमाणु पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके बाद इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 डायमेंशन होती है, मतलब 3 होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जो होती है ग्रेफाइट और हीरे में जो होती है डिफरेंस भी पढ़ लिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग जो होती है, एक आपका जो पढ़े थे यहाँ आयनिक सॉलिड पढ़े थे, आयनिक सॉलिड पढ़े थे, फिर मेटेलिक सॉलिड पढ़ लिए, फिर उसके बाद सहसंयोजक ठोस पढ़ लिया। अब एक आपका आणविक ठोस आता है। क्या आता है? आणविक ठोस आता है। तो आणविक ठोस के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए आणविक ठोस क्या होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आणविक ठोस कहते हैं। ठीक, आणविक ठोस में क्या आता है? देखो आणविक ठोस में आपका जो है देखिए सबसे पहली बात, इसमें 3 आते हैं। एक पोलर आता है, एक पोलर आता है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब जिसमें आयंस कंटेन होता है। दूसरा होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अध्रुवीय, मतलब जिसमें आयन कंटेन नहीं होता। एक आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग सॉलिड, मतलब हाइड्रोजन बंध जो होती है युक्त ठोस, युक्त ठोस। ठीक, इसमें 3 आते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको 3 आते हैं, और सबके सब ये 3 की तीनों जो होते हैं आपको मॉलिक्यूल स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल स्टेट में, मतलब अणु की अवस्था में पाया जाता है। एक चीज़ और भी आप इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए जो पोलर होते हैं इनमें आपका लंदन फोर्स पाया जाता है, यही याद करना है, लंदन बल पाया जाता है। ठीक, जबकि आपका नॉन पोलर्स होते हैं उल्टा बताते हैं आपको। ठीक, इसमें लंदन फोर्स होता है, लंदन बल पाया जाता है। ये आपका लंदन बल नहीं होता, इसमें आपका जो पोलर होता है, ठीक, जो पोलर होता है इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव। ठीक, द्विध्रुव, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया पाया जाता है, क्रिया बल पाया जाता है। ठीक, मतलब जो पोलर होते हैं, पोलर में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, जबकि नॉन पोलर में लंदन फोर्स होता है। और ये तो पता ही है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक ये तो बात क्लियर हो गई। अब देखो सबके सब देखो नर्म होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं, बट ये आपका जो होती है थोड़ी सॉलिड होते हैं, सॉलिड। ये दोनों के दोनों आपके सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मतलब नर्म, सॉफ्ट मतलब नर्म या कोमल। ठीक है, सीधे कह सकते हैं। सबके सब जो होते हैं विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण। देखिए उदाहरण में क्या क्या आता है। उदाहरण में आपका आता है, देखो जो पोलर होते हैं, पोलर मतलब जो ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवी में क्या क्या आते हैं? ध्रुवी में आपका आता है HCl आता है, ठीक, SO2 आता है, ठीक है, और NH3 आता है। क्या आता है? NH3। एक आपका जो नॉन पोलर में एग्जांपल आता है, नॉन पोलर मतलब इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अध्रुवीय। इसमें देखिए क्या क्या आता है। नॉन पोलर में क्या आता है? देखिए इसमें आपका आता है आर्गन, ठीक, CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन ना, H2 I2, ठीक, और CO2 आता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड में आपका जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड,
हाइड्रोजन बॉन्ड वाले में आपका केवल एक आता है H2। H2 बोले तो आइस फॉर्म में रहे, ठीक, आइस फॉर्म में रहता। तो इसी के साथ आपका जो होती है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है ये फिनिश हुआ। इसके बाद एक आपका आता है यूनिट सेल। देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, बहुत कई बार पूछा भी है आपका यूनिट सेल, क्लास 12th में ये आपका आता है। देखिए यूनिट सेल है क्या? यूनिट सेल इसको हम लोग बोलते हैं एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका। देखिए जैसे कमरे होते हैं, एक रूम होता है, रूम में ईंट लगते हैं, तो ईंट आपका एक तरीके से यूनिट सेल होता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? किसी क्रिस्टल में जो है वह न्यूनतम अंश जिसका बार बार जो होती है पुनरावृत्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई कोष्ठिका कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल में किसी जो होती है क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में वह बिंदु जिसकी बार ठीक, जिसकी बार पुनरावृत्ति ठीक होती है, यूनिट सेल कहलाती है। देखिए तो ये तो बात क्लियर हो गई कि यूनिट सेल क्या है। किसी क्रिस्टल में वह बिंदु जिसकी बार बार क्या होती है? पुनरावृत्ति। अभी बोले एक मकान में जो है ईंट की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये बना, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। एक आपका आता है स्पेस लैटिस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दिक् जालक। या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक कहते हैं। देखिए दिक् जालक या क्रिस्टल जालक क्या होता है? ठीक, दिक् जालक या क्रिस्टल जालक होता है, सीधे हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि जो एकक यूनिट सेल होते हैं, इस यूनिट सेल के ग्रुप को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? दिक् जालक कहते हैं। ठीक, समझ में आया? या तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं क्रिस्टल की ज्यामिति दर्शाने के लिए क्रिस्टल की ज्यामितीय दर्शाने के लिए देखते रहिएगा, ठीक, दर्शाने के लिए जो होती है आकाश में ठीक परमाणुओं ठीक है आयनों अथवा अणुओं ठीक है, अथवा अणुओं की जो नियमित पुनरावृत्ति होती है, कि जो क्या होती है? नियमित पुनरावृत्ति होती है, उसे त्रिविम जालक ठीक है, या दिक् जालक या क्रिस्टल जालक, ठीक है, दिक् जालक कहते हैं। ये हो गया आपका परिभाषा।
क्रिस्टल की ज्यामिति दर्शाने के लिए जो होती है आकाश में परमाणुओं, आयनों अथवा अणुओं की जो नियमित पुनरावृत्ति होती है उसे त्रिविम दिक्जालक कहते हैं। जिसे मान लीजिए आप ये बना दिए, देखिए ये आपका एक मान लीजिए मकान का ईंट हो गया दिक्जालक, ठीक। एक आपका ये बना दिए, बाकी आप इस तरीके से बना दीजिएगा, ये बना, ठीक। एक आपका यूनिट सेल ये बन जाएगा, एक यूनिट सेल आपका ये बनेगा, बना। इसको आप यहाँ मिला दीजिएगा, ये देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल कहते हैं, यूनिट सेल। बाकी सब के सब ग्रुप में हमारे क्या हो जाएंगे, दिक्जालक हो जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। अब हम लोग लिखते हैं इनके पैरामीटर, क्या लिखते हैं, पैरामीटर, ठीक। यूनिट सेल के पैरामीटर लिखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल मतलब इकाई कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका के पैरामीटर। देखिए इनके दो पैरामीटर होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं, एक एक्सियल एंगल होता है, एक्सियल एंगल, ठीक। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अक्षीय कोण कहते हैं। अक्षीय कोण को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से डिनोटेड करते हैं। एक आपका होता है देखा एक्सियल डिस्टेंस, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी कहते हैं। देखिए इसे ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए कि जो यूनिट सेल के भुजा होती है उस भुजा को हम लोग अक्षीय दूरी कहते हैं। उनके बीच जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक यूनिट सेल ये बना दिए, सपोज कर लो ये यूनिट सेल बना आपका, ठीक। अब इस यूनिट सेल में कौन पैरामीटर्स होते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आया, ठीक। एक यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आया, ये कार्नर, एक ये आपका जो होती है, ठीक। तो इसमें है क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। यही हमारा है अक्षीय दूरी। ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग अल्फ़ा, इस एंगल को हम लोग जो होती है बीटा और इस एंगल को हम लोग गामा कहते हैं, ठीक। इसी को अक्षीय कोण कहते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।